हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज बेटा हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 से रिलेटिव किरचॉफ के नियम की। क्या होते हैं किरचॉफ के नियम, कैसे आप इनको तैयार करेंगे, और बोर्ड एग्जाम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है किरचॉफ के नियम। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा किरचॉफ के नियम को, कि किस प्रकार बेटा किरचॉफ के नियम को हम पढ़ेंगे और किस प्रकार सीखेंगे। आसान सी भाषा में देखना तो किरचॉफ ने बेटा विभिन्न वैद्युत परिपथों और जटिल वैद्युत परिपथों में प्रतिरोध, धारा, विभवांतर आदि को आसानी से ज्ञात करने के लिए मुख्यतः दो नियम दिए हैं। पहला नियम जो किरचॉफ का है उसको हम बेटा बोलते हैं संधि का नियम। तो हेडिंग रहेगी बेटा किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम। तो ये किरचॉफ के नियम। अब किरचॉफ के मुख्यतः दो नियम होते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इनके मुख्यतः दो नियम हैं। इनके मुख्यतः दो नियम हैं। नंबर एक में, तो नंबर एक में रहता है बेटा, नंबर एक में संधि का नियम, संधि का नियम। अच्छा, इसी संधि के नियम को हम बेटा धारा का नियम भी बोलते हैं, धारा का नियम भी बोलते हैं। अब ये क्या कहता है संधि का नियम, इसके मायने क्या होता है, आप इसको किस प्रकार तैयार करेंगे। तो इस नियमानुसार हम यहाँ पर संधि का नियम लिख रहे हैं। इस नियमानुसार यानी कि संधि के नियम से किसी भी वैद्युत परिपथ, कोई भी वैद्युत परिपथ हो के किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर, किसी संधि, संधि का मतलब जोड़, पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। बीज गणितीय योग शून्य होता है। ध्यान से सुनिए, संधि का नियम क्या कहता है, इस नियमानुसार किसी भी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर, मतलब जोड़ पर, संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक बेटा वैद्युत परिपथ बना देते हैं। ये हमने एक वैद्युत परिपथ बनाया, इसमें यहां पर हमने प्रतिरोध लगा दिया, और इसी वैद्युत परिपथ में यहां पर हमने बेटा इस तरीके से दो प्रतिरोधों को लगा दिया। ठीक है। अब इस परिपथ में अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, ये भी आपकी एक संधि है। क्या है, ये भी आपकी एक संधि है। ये क्या है, बोले ये भी आपकी संधि है, ये भी एक संधि है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, ये भी आपकी क्या है, संधियाँ हैं। अब किसी भी हम संधि की बात करें, इसकी किसी भी संधि पर
मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। किस तरीके से? अगर मान लीजिए यहाँ से विद्युत धारा आई निकल रही है, यहाँ से विद्युत धारा आई निकल रही है, आई विद्युत धारा यहाँ तक आएगी। अब इसके बाद में इधर धारा कुछ जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। तो हम यहाँ अगर बात करें कि इसमें बेटा विद्युत धारा जा रही है I1 और इधर विद्युत धारा जा रही है I2। अब आगे जो संधि होगी इसमें I2 दो भागों में बटेगी। मान लेते हैं इधर I3 है और इधर I4 है। ये हमने संधियों पर दिखा दिया। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इधर से आपकी I3 आ रही होगी, इधर से आपकी I4 आ रही होगी और इधर जा रही होगी जो इधर से आ रही होगी, मतलब I2। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो I2 मिलेगी, यहाँ देखेंगे तो I1 मिलेगी और इधर जाएगी I। यानी कि अगर हम इस संधि पर देखें तो इस संधि पर I और बेटा I आ रही है। अच्छा, इस नियम की क्या बात है बेटा? इस नियम से संधि पर मिलने वाली का मतलब है आने वाली। यहां पर मिलने वाली की जगह पे हम आने वाली भी लिख सकते हैं। संधि पर आने वाली धारा या धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। सही है बेटा। संधि पर जो धाराएं आ रही हैं उनको आप लीजिए कैसा? धनात्मक। और संधि से जो दूर जा रही हैं धाराएं उनको आप लीजिए ऋणात्मक। यहां से आप डायग्राम में देखेंगे, ये आपकी संधि है, इस पर आने वाली धारा है I, जाने वाली धारा है -I1, क्योंकि जाने वाली धारा को कैसा लेना है? तो जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेना है, तो इसलिए -I1 हो गया। उसके बाद में देखेंगे और जा रही है, बोले I2, तो -I2 इक्वल आपका कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि ये नियम कहता है कि संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा I इक्वल 0 होना चाहिए इस नियम से। अब इस नियम से सिग्मा I इक्वल 0 होना चाहिए, तो यहाँ से हमने आने वाली धारा को धनात्मक और जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया है और उसके बाद में हमने कुल योग इसका कर दिया 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो I इक्वल, इसको इधर लेके जाएंगे तो I1 प्लस I2, ये रहा आपका संधि का नियम। अगर इस संधि की हम बेटा बात करें कि ये संधि किस नियम को प्रदर्शित करती है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह नियम, यानी कि संधि का नियम या धारा का नियम, यह नियम आवेश संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है, यह नियम आवेश संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है।
तो ये बेटा संधि का नियम हो गया। अब आप इस नियम को, इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हो तो इस नियम को आप कहीं भी लगा सकते हो। जिस प्रकार यहाँ देखो, अगर इस संधि पर देखेंगे, ये भी आपकी एक संधि है। अगर इस संधि पर देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि विद्युत धारा जो I2 है संधि पर आ रही है, तो I2 संधि पर आ रही है, पॉजिटिव ले लिया। इसके बाद में अगर हम देखें I3 जा रही है, I3 को हमने निगेटिव लिया। I4 जा रही है तो बेटा माइनस I4 इक्वल आपका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से I2 जो है I3 प्लस I4 के इक्वल होगी। यहाँ से ये हो गया आपका संधि का नियम। अगर यहाँ पर लगाएंगे इस जगह पे, तो आने वाली धारा को यानी कि I3 आ रही है, आने वाली धारा यानी कि I4 आ रही है, जाने वाली धारा I2 है, तो माइनस I2 इक्वल 0, यानी कि हम लिख सकते हैं I2 इक्वल I3 और प्लस I4। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस संधि पर लगा सकते हैं क्या बेटा, आने वाली धारा, तो आने वाली धारा है I1, आने वाली धारा है I2 और इक्वल आपका हो जाएगा I, क्योंकि जाने वाली धारा को माइनस का लेंगे तो ये हो जाएगा इतना। तो इस प्रकार बेटा संधि का नियम ये है। संधि का नियम किसको प्रदर्शित करता है, तो संधि का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत को या आवेश संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करेंगे बेटा दूसरे नियम के कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। इसको साफ करें बेटा, इसको साफ करें। चलिए, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है और ये किस प्रकार लिखा जाता है, इसके वाक्यांश क्या हैं, क्या कथन है इसका। किरचॉफ का दूसरा नियम, तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं हेडिंग लगा लें, किरचॉफ का नियम यानी कि किरचॉफ का दूसरा नियम। चलिए, तो यहाँ पर किरचॉफ का दूसरा नियम, तो दूसरा नियम है बेटा, दूसरे नियम को बंद पास का नियम, बंद पास का नियम या वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम या वोल्टेज का नियम, इसको वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम, बंद पास का नियम अथवा वोल्टेज का नियम। अब ये इस नियम में हम लोग क्या सीखेंगे, तो बेटा ये नियम कहता है कि इस नियमानुसार, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास, किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास, बंद पास का मतलब होता है किसी परिपथ का ऐसा भाग जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, उसको हम बोलते हैं बंद पास। तो किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में आरोपित कुल विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य, बीजगणितीय योग शून्य होता है।
ध्यान से सुनना बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नियम रहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नियम रहता है कि किसी भी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में आरोपित कुल विभवांतर या लगाए गए कुल विभवांतर का बीजगणितीय योग सदैव शून्य रहता है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि सिग्मा v इक्वल 0, या हम बोल सकते हैं सिग्मा IR इक्वल 0, ये कुल विभवांतर को ही बताता है। अच्छा, इसी नियम को हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम किस प्रकार बोल सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलनों का बीजगणितीय योग उस पास में आरोपित या लगाए गए कुल शैलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो v इक्वल 0, सिग्मा v इक्वल 0 मतलब आरोपित कुल विभवांतर शून्य होगा। किस प्रकार, चलिए हम एक देख लेते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पर हमने बेटा एक वैद्युत परिपथ बनाया, और यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध लगा दिया। उसके बाद में एक हमने दूसरा भाग लिया और इसमें प्रतिरोध लगा दिया, और इसमें एक सेल को भी लगा दिया। यहाँ इस सेल के यहाँ पर चलिए एक यहाँ पर भी प्रतिरोध लगा देते हैं बेटा। इस सेल के विद्युत वाहक बल को E1 नाम दिया और इस सेल के विद्युत वाहक बल को E2 नाम दिया। आंतरिक प्रतिरोध अभी हम नहीं ले रहे हैं, आप आंतरिक प्रतिरोध चाहे तो ले सकते हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें आंतरिक प्रतिरोध भी लिया जाएगा। यहाँ से बेटा हमने इनको प्रतिरोधों को नाम देना है, तो इस प्रतिरोध को नाम R1, इस प्रतिरोध को नाम R2 और इस प्रतिरोध को नाम R3। अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि बंद पास कितने हुए, तो बंद पास हमें नजर आ रहे हैं 1 और 2। बंद पास कितने हैं? 1 और 2। यहाँ से देखते हैं, ये आपका एक बंद पास है और ये एक बंद पास है। इस बंद पास को नाम दे दिया 1, इस बंद पास को नाम दे दिया 2। अब बंद पास का हम देखेंगे, यहाँ पर ये बेटा संधि है, यहाँ पर ये संधि है। अगर संधि का नियम यहाँ से सपोज करिए कि विद्युत धारा जा रही है I1 और इधर से विद्युत धारा आएगी I2, तो यहाँ पर ये मिलेंगी और मिलने के बाद इधर विद्युत धारा जाएगी I3। तो अगर हम संधि का नियम देखेंगे, यहाँ पर संधि के नियम से देखेंगे, तो संधि का नियम कहता है, संधि के नियम से, तो संधि के नियम से अगर हम देखेंगे तो आपका होना चाहिए I1 प्लस I2, क्योंकि I1 आ रही है, I2 आ रही है संधि की ओर, और यहाँ पर माइनस होना चाहिए I3, माइनस होना चाहिए I3 इक्वल 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा I3 इक्वल I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। ये संधि के नियम से हुआ। अब यहाँ पर हमें लगाना है वोल्टेज का नियम, यानी कि बंद पास का नियम। तो बंद पास 1 में हम धारा की दिशा देखते हैं, तो यहाँ से बंद पास 1 में इस तरीके से धारा चलेगी। अब इस तरीके से धारा चलेगी, इस नियम को लगाने से आप पहले ये जान लें बेटा, क्या जानना है, तो यहाँ ये जानना जरूरी है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है, और दूसरी बात आपको ये भी जान लेनी चाहिए, क्या
अगर किसी सेल की ऋण प्लेट पर धारा प्रवेश कर रही है तो उसके विद्युत वाहक बल को आपको सदैव निगेटिव लेना है और इक्वल कर देना है 0। चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं बंद पास 1 में, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा बंद पास 1 में। तो बंद पास 1 में विभवांतर, तो इसका विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर होगा बेटा, यहाँ पर हमने V1 नाम दे दिया, यहाँ पर विभवांतर को V2 नाम दे देते हैं। एक को हमने V1 नाम दिया और एक को नाम दे देते हैं V2। और इस सेल के विभवांतर को तो माइनस का हो गया E1 इक्वल 0। यहाँ से अगर हम विभवांतर की वैल्यू रखेंगे तो V इक्वल, यहाँ पर इसका विभवांतर क्या होगा? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसमें विद्युत धारा बह रही है I1 और इंटू प्रतिरोध आपका है R1। अच्छा, इधर आएंगे तो प्लस उसी दिशा में चल रहे हैं, उसी दिशा में चल रहे हैं तो I3 और इंटू नाम दे देंगे R2 का, और यहाँ पर बेटा है माइनस E1 तो यहाँ से इक्वल हो जाएगा 0, यानी कि I1 R1 प्लस I3 की वैल्यू रखना चाहो तो यहाँ से रख सकते हो I1 प्लस I2 इंटू R2 इक्वल आपका E1। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा बेटा? I1 R1 प्लस I1 R2 प्लस I2 R2 इक्वल E1। यहाँ से आपका ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार बंद पास 2 में, अब बंद पास 2 में अगर हम वोल्टेज का नियम लगाएंगे तो बंद पास 2 में किस प्रकार? तो यहाँ से बेटा धारा जा रही है इस तरीके से और इस तरीके से। तो बंद पास 2 में अगर हम वोल्टेज का ये बंद पास का नियम लगाएंगे, यानी कि वोल्टेज का नियम लगाएंगे, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I2। यहाँ से कितनी धारा बह रही है? यहाँ से हम इस लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। I2 किस में जा रही है बेटा? जा रही है आपकी R3 में। फिर उसके बाद में इधर आएंगे तो प्लस हुआ क्या? I3 किस में बह रही है बेटा? R2 में बह रही है, R2 हो गया। इधर माइनस में प्रवेश कर रही है तो माइनस E2 इक्वल 0। तो I2 इंटू R3 प्लस I3 की वैल्यू रख देंगे तो I1 प्लस I2 और इंटू R2 इक्वल E2 यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो I2 इंटू R3 प्लस I1 इंटू R2 प्लस I2 इंटू R2। इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वल हो गया आपका E2। यहाँ से अगर हम बेटा चाहें तो इस प्रकार I1 R2 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 इक्वल हमने लिख दिया E2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरणों को, ये जो आपके 2 समीकरण बने हैं, इन समीकरणों को हल करके आप किसी भी अज्ञात मान को ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी अज्ञात मान का मतलब है अगर आपका I1 नहीं पता है, I2 नहीं पता है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल नहीं पता है, या आपको R1 R2 R3 में से कोई मान नहीं पता है, तो उपरोक्त समीकरणों को हल करके आप किसी भी जो यहाँ पर राशियाँ दी गई हैं इनमें से किसी का भी अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थे किरचॉफ के नियम। 2 नियम, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में अच्छे से आए हैं। अगर आप लोगों को बेहतरीन से समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।